गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। आज मैं आपके सामने एक नए एक्ट पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जो कि बहुत समाज में ज़रूरी था। ये है क्या? प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। हिंदी में इसको बोलते हैं ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन अधिनियम 2025। एक बिल आता है लोकसभा में, जिस बिल पे एक छोटा सा डिस्कशन होता है और हम लोग बस एक वॉइस वोट से उसको पास कर देते हैं। सोचने वाली बात है। और इतना सुनहरा, मतलब कितनी सुनहरी बात होगी, कितना इस बात का व्यवहारिकता होगा कि एक बिल जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों लोग लोकसभा में उसको सिंपल मेजोरिटी से पास होने देते हैं। और ये तभी संभव है जब उसकी समाज में बहुत अधिक जरूरत हो। यह कारनामा हमको देखने को मिला 20 अगस्त को। 20 अगस्त 2025 को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल के रूप में लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है और उसको वॉइस वोट से लोग पास कर देते हैं। ये वॉइस वोट क्या है? वॉइस वोट मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी के साथ उस बिल को पास कर देना। फिर वो बिल राज्यसभा में जाती है, जैसा कि प्रोसीजर है कि हम हमेशा लोअर हाउस से अपर हाउस की तरफ बढ़ते हैं। 21 अगस्त 2025 को हम देखते हैं, 21 अगस्त 2025 को यह बिल राज्यसभा से भी सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाती है। और 22 अगस्त को हम देखते हैं कि ये प्रेसिडेंट के पास उनके एक्सेंट के लिए पहुंचती है और प्रेसिडेंट इस पे अपना एक्सेंट दे देती है और यह बिल बन जाता है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। तो यह जानने से पहले कि यह बिल है क्या, इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, हम पहले ये जान लेते हैं एक इंट्रोडक्शन के माध्यम से कि यह जरूरी क्यों था सोसाइटी में। सोसाइटी में ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हम लोग गेम्स पे भी बिल लेके आने लगे। उसके पहले हम लोग जान लें कि जो ऑनलाइन गेम्स है, उस जरूरत को जानने से पहले हम लोग ये बात जरूर जान लें कि जो ऑनलाइन गेम्स हैं वो कितने प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। अगर पॉलिसी मेकर के हिसाब से माने, पीआईबी के सोर्स के हिसाब से माने और इंडियन गवर्नमेंट .in के हिसाब से माने, तो हम ऑनलाइन गेम्स को 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, 3 तरीके से उसको विभाजित कर सकते हैं। ई स्पोर्ट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक खेल। यह एक ऐसा खेल है जिसमें हम एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टीम के लोग एक साथ जुड़ते हैं और वो अपने अपने तरीके से उस खेल में अपना अपना भागीदारी निभाते हैं। कलेक्टिवली कोई टीम जीतती है, कोई हारती है, इसमें इंडिविजुअल इवेंट्स भी शामिल हैं। इस गेम में हम कोई पूंजी जो खेलने वाला होता है वो इन्वेस्ट नहीं करता। इसमें पूंजी मिल सकता है, लेकिन जो कंटेस्टर होता है, जो गेम को करा रहा होता है, वह देता है। ऐसे गेम अभी भी देखने को मिलता है, जैसे चेस का टूर्नामेंट हो ऑनलाइन, या फिर कोई क्विज कंपटीशन हो जिसका ऑनलाइन, जिससे में ऑनलाइन लोग जुड़े हुए हों उसको खेलने के लिए। या फिर आप लोग देखेंगे क्विज कंपटीशन के साथ साथ बहुत सारे रिसर्च एंड इनोवेशंस की चीजें जो कि गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, उसके पास उतने ज्यादा रिसोर्स नहीं है, तो वो क्विज के माध्यम से एक टूर्नामेंट क्रिएट करती है, जैसे लोगो डिजाइन का काम। अब लोगो डिजाइनिंग गवर्नमेंट को किसी डिपार्टमेंट का लोगो डिजाइन करवाना है, गवर्नमेंट एक कंपटीशन रखती है, बहुत सारे कंटेंट डिजाइनर उसमें हिस्सा लेते हैं और उसमें से कोई जीतता है और उसको उसके कौशल के अनुसार एक इनाम मिलता है। इस तरीके के सारे गेम्स को हम लोग ई स्पोर्ट्स गेम में रखेंगे। दूसरा है ऑनलाइन सोशल गेम्स, ऑनलाइन सामाजिक खेल। इस तरीके के वो सारे गेम्स हैं जिसमें हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं या फिर ऑफलाइन माध्यम से भी उसको खेल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई वित्तीय जोखिम नहीं होता, हम लोग वित्त नहीं लगाते। जो खेलने वाला है, जो खिलाड़ी उस पर प्रतिभाग कर रहा है, वह अपने तरफ से कोई वित्त,
कोई फाइनेंस उस कंपनी को नहीं देता है, या फिर इस प्रतिस्पर्धा में कहीं भी हम लोग देखते हैं तो मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर हम लोगों को मनी का इन्वॉल्वमेंट दिखता भी है तो वो रियल मनी नहीं होती है, रियल करेंसी नहीं होती है, वो होती है एक फेक वर्चुअल करेंसी जो कि उसी गेम का हिस्सा होती है। उसे हमें उसी गेम की दुनिया में एग्जॉस्ट कर देना होता है, खत्म कर देना होता है। बहुत सारे गेम हैं, जैसे हम लूडो खेलते हैं जिनमें बिना पैसा लगाए लूडो खेलना, कैरम खेलना, हम लोग बहुत सारे गेम्स खेलते रहते हैं, जैसे कि एक गेम मुझे याद आ रहा है, एंग्री बर्ड्स वगैरह है, और भी गेम है जंगल रन, इस तरीके के बहुत सारे गेम्स हैं। वो सारे गेम्स ऑनलाइन सामाजिक गेम्स के हिस्सा होंगे। तीसरा हमारे सामने वो गेम्स हैं जिनमें वित्तीय जोखिम शामिल है, ऑनलाइन पैसों वाले गेम या फिर ऑनलाइन मनी गेम्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे जो खेलने वाला होता है, जो प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहा होता है, उसे पैसे का व्यय करना पड़ता है। उसे कुछ टोकन अमाउंट भरना पड़ता है खेल के शुरुआत में। जैसे कि बहुत सारे फैंटेसी गेम्स में आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक कंटेस्टेंट्स में आप लोग देख रहे होंगे, खेलो दिमाग से जैसा टैग लगा दिया जा रहा है, और उसमें कंटेस्टेंट्स भाग लेते हैं, इंडिया के कुछ सेलेक्टेड प्लेयर्स को चुनते हैं जो उनकी टीम में खेल रहे होते हैं। लास्ट में एक अनाउंसमेंट होती है, उस अनाउंसमेंट्स के थ्रू या तो वो अपने पूरी वित्त को हार जाते हैं, या तो अपने से ज्यादा वित्त को जीतते हैं, या फिर उतना ही वित्त को रिकवर कर पाते हैं। ऐसे सारे गेम्स को हम लोग इसमें रखेंगे ऑनलाइन पैसे वाले गेम में। इसमें हम लोग सिंपल भाषा में समझें तो इसमें वो सारे गेम्स आते हैं जिन गेम्स में हम लोग अपने तरफ से पैसा लगाते हैं, और उस पैसे के बदले में हम लोग हायर मनी डिजायर कर रहे होते हैं कि जब हम लोग पैसा लगा रहे हैं तो उस पैसे को देने के बाद हमें उससे ज्यादा पैसे आए। इसके लिए हम लोग इस तरीके के गेम्स का प्रयोजन करते रहते हैं। तो ये तीनों तरीके के गेम्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। इन तीनों तरीके के गेम्स के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब आइए बढ़ते हैं कि आखिर इस जो ऑनलाइन रेगुलेशन एंड प्रमोशन गेमिंग एक्ट है, उसका असर किन किन गेम्स पे पड़ेगा और किस तरीके से पड़ेगा। उसको जानने से पहले हम लोग इसके बाद ये देख लेंगे कि ऐसे रेगुलेशन की, ऐसे एक्ट की हमें जरूरत क्यों थी। वाई द एक्ट वॉज नीडेड, हमें ऐसे एक्ट की जरूरत क्यों थी। तो पहला जरूरत इसलिए था कि जो मनी गेम्स थे वो सबसे ज्यादा हमारे देश के लिए थ्रेट का काम करते, हमारी जो यूथ थी उसके अंदर एडिक्शन पैदा कर देते। वो थोड़े ही क्षण में ज्यादा कमा लेने के लालच में अपने जमा पूंजी को उसमें निवेश करते रहते, और निवेश करने के बाद होता ये कि एक लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन अपने निवेश को हार जाता था, और एक स्मॉलर सेक्शन उस निवेश को जीत लेता। इसमें फायदा ये होता कि जो प्लेटफॉर्म आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करवा रही है उसको कमीशन चला जाता, कोई एक लकीएस्ट पर्सन बहुत अच्छा धन कमाई कर लेता, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन अपने पैसे को हार जाते हैं, और उस पैसे को हारने के बाद उनको क्या होता, मानसिक तनाव होता, एंजाइटी होता, डिप्रेशन होता। इसके वजह से गवर्नमेंट ने देखा कि कहीं कहीं पे जो हमारे यूथ हैं वो आत्महत्या तक कर रहे हैं, हमारे यहाँ एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं। लोग प्रोडक्टिव एक्टिविटी करने के बारे में न सोच करके अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी जैसे कि बेटिंग जैसे साइट्स का उपयोग कर रहे हैं, और उन बेटिंग जैसे साइट्स का उपयोग न ही केवल अपने लिए कर रहे हैं, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में भी इस चीज को देखा गया कि ऑनलाइन बेटिंग गेम्स शामिल थे, मनी गेम्स शामिल थे। इवन टेरर फंडिंग में भी काम आता था कि किसी देश से दूसरे देश से कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, वो एप्लीकेशन रजिस्टर्ड कराया गया, एप्लीकेशन रजिस्टर्ड कराने के बाद भारत में कोई ऐसा रेगुलेशन अथॉरिटी नहीं थी, आसानी से सारे लोगों के मोबाइल में वो एप्लीकेशन रन कर जाता, फिर वो एप्लीकेशन रन कराने के बाद उस पर बैंक डिटेल भेजी जाती, और जिसको चाहे उसको पैसा आप ट्रांसफर करिए।
क्या होता कि एक आदमी जानबूझ के हार गया, एक आदमी जानबूझ के जीत गया। ऐसे अगर 50 डिवाइस है उसके पास, तो 50 डिवाइस से एक बड़ा अमाउंट आसानी से किसी दूसरे देश में भेजा जा सकता था, और ऐसा हो भी रहा था। जब इन सब बातों का पता चला, तो गवर्नमेंट को एक स्वस्थ विकल्पों के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए, यूथ को एक सही डायरेक्शन देने के लिए और हमारे गेमिंग सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। उस डिसीजन से हम लोगों को एक एक्ट देखने को मिला 22 अगस्त वाले दिन। अब आगे हम लोग बात करेंगे तो इस पे ये देखेंगे कि इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान है, ये कहां तक लागू होता है, इसमें क्या प्रावधान है, किस तरीके से यह एक्ट बेनिफिट पहुंचाता है समाज को, इससे सरकार को क्या क्या हानि होने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या है। तो पहली बात कि लागू होने की सीमा या प्रयोज्यता, मतलब कि अप्लीबिलिटी कहां तक है, कहां तक यह नियम लागू होता है। तो यह लागू नियम इंटायर इंडिया के लिए लागू है। पूरे भारतवर्ष में पूरे भारत के लिए यह योजना कारगर है। इंडिया के हर जगहों पे हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं। रेगुलेशन के लिए हम देखेंगे तो भारत में कुछ कुछ राज्यों में प्रावधान थे, उनकी अथॉरिटीज थी, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं थी। तो सेंटर के द्वारा ये रेगुलेशन लेके आया गया पूरे भारत के लिए, जैसे तमिलनाडु में था पहले से। दूसरा है प्रमोशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ई स्पोर्ट्स। इसके थ्रू हम लोग हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देंगे, जिससे यूथ के बीच में स्किल डेवलपमेंट हो, यूथ के बीच में इंटरटेनमेंट स्टेब्लिश हो, हमारा यूथ डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार न बने, वो खाली समय में अपने स्किल को इन्हेंस करे, टीम बिल्डिंग सीखे, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर आए, फॉलोअर्स की क्वालिटी उसके अंदर आए, वो अपने क्वालिटीज में इन्हेंसमेंट कर पाए। इसके लिए हम लोग प्रमोट करेंगे ई स्पोर्ट्स का। इसके लिए इंडिया में एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, वो अथॉरिटी कंटेंट्स को डेवलप करेगी, जो कि कंटेंट्स लोगों के, जो यूथ है, जो युवा शक्ति है, या फिर कोई भी मतलब पॉपुलेशन, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, जो ई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके बौद्धिक क्षमता को बढ़ाए, कौशल क्षमता को बढ़ाए, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी इनहेंस करें, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की भावना को जन्म दे। खेल सिर्फ खेल नहीं होता, खेल लेकर आता है बहुत सारे गुण, जो आपको अपने आप ही सिखा जाता है। जैसे क्रिकेट जब हम खेल रहे होते हैं तो कैप्टन की बात ऑटोमेटिक मान लेते हैं, जब बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है तो हम अपने आप ही उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको सुझाव देते हैं, बॉलर उसको मान लेता है। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीम। ये हम आम तौर पे जब हम अपनी डेली रूटीन के काम कर रहे होते हैं उसमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जैसे हम खेलों की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे बीच का कोऑर्डिनेशन स्किल्स बढ़ने लगता है। इसी बात को प्रमोट करने के लिए हम लोग ई स्पोर्ट्स जैसे कंटेंट लेके आएंगे। दूसरा है शैक्षणिक खेलों का प्रमोशन। ऐसे खेल जो एकेडमिक लेवल पे ग्रोथ करें, जैसे कि आईक्यू टेस्ट के बहुत सारे क्विजेस खिलाए जाते हैं, बहुत सारे माइंड गेम्स, बहुत सारे पजल गेम्स होते हैं, रिसर्च एंड इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के गेम्स होते हैं। ये सब हम लोग एकेडमिक लेवल पे लेके आने वाले हैं, और ये सारी चीजें, ये सारे कंटेंट्स, ये भी गेम अथॉरिटी, इंडिया की जो गेम अथॉरिटी बनाई जाएगी वही डिजाइन करेगी, और उसके रेगुलेशन में ये सारी चीजें होंगी, जिससे कि सोशल तरीके के, जैसे सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड गेम्स भी बनाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे गेम्स बनाए जाएं जिस गेम्स में हम सोसाइटी के बारे में कुछ जानें, हाउ टू सेल द कमोडिटी। जैसे आज भी आप लोग गेम्स देखते होंगे, उसमें एक पिज्जा का हट खुल जाता होगा, बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं, उसमें पिज्जा का हट खोलते हैं, फिर उस पिज्जा के लिए रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर दुकानदार उसके पास लोग आते हैं तो उसको प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसको बेचते हैं। इस प्रोसेस में वो समाज की चीजों को सीख रहे होते हैं।
ऐसे ही गेम्स को हम और ज्यादा प्रमोट करेंगे ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो यूथ हैं, हमारे आने वाले समय के भविष्य हैं, उनको सामाजिक समझ विकसित हो, उनके अंदर शैक्षणिक समझ विकसित हो। और जो मनी गेम्स हैं उसको हम लोग कंप्लीटली प्रोहिबिट करने वाले हैं। हम लोग मनी गेम्स को बंद करेंगे और इसके साथ साथ इससे होने वाले इंपैक्ट्स को भी न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए जैसे कि पहले ही हम लोगों ने बात किया कि इसके लिए हम लोग एक गेमिंग अथॉरिटी बनाएंगे। उस गेमिंग अथॉरिटी का काम होगा कि सारे गेम्स को क्लासिफाई करना, ये डिसाइड करना कि कौन सा गेम जो है वो ई स्पोर्ट्स के अंदर आता है, कौन सा गेम, विच गेम कम्स इनटू ई स्पोर्ट्स, कौन सा गेम जो है वो ई स्पोर्ट है, कौन सा गेम जो है वो सोशल गेम है, और कौन सा गेम जो है वो मनी गेम है। और इस निर्णय पर ये जो अथॉरिटी बनी जाएगी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी के पास कंप्लीट जो है वो ऑटोनोमस डिसीजन लेने का अधिकार होगा। उसके पास उसके खुद के डिसीजन लेने के अधिकार होंगे, उस पर कोई रेगुलेशंस नहीं लगाए जाएंगे, वो अपने लिए इंडिपेंडेंट होगी और वो अपना फैसला देगी कि कौन सा गेम किस तरीके का है, और उसका फैसला सर्वमान्य होगा। अब इस ऐसे गेम्स को जो मनी गेम्स हैं उसको रोकने के लिए सरकार ने प्रावधान भी किए हैं। क्या होगा कि जब लोग न माने, मनी गेम को प्रमोट करने लगे, उस कंडीशंस में क्या चीजें होंगी, किस तरीके से सरकार उसको टेकल करेगी। तो सरकार इसके लिए कुछ ऑफेंस और कुछ पेनाल्टीज लेकर के आई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी प्लेटफॉर्म वो मनी गेम को इंट्रोड्यूस करता है या उसका प्रमोशन करता है, मनी गेम को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है या उसका प्रमोशन करता है, तो इंट्रोड्यूस करने की स्थिति में, उस गेम को फैसिलिटेट करने की स्थिति में उसको 3 साल का कैद हो सकता है या फिर 1 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। ऐसे लोग जो उस गेम को प्रमोट कर रहे हो, जैसे होता है ना कि रेफर करना या फिर बड़े लेवल पर आकर के उसका प्रचार करना, एडवर्टीजमेंट करना, इस तरीके के एक्टिविटीज में जो भी लोग संलिग्ध रहेंगे, जो लोग ये सारे काम करेंगे, उनके लिए अलग तरीके का प्रावधान है। उनको 50 लाख जुर्माना या तो 2 साल की जेल हो सकती है। तो दो तरीके के ऑफेंस हैं। एक तो जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, एक जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, जो लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं उनको 3 इयर्स का इंप्रिजनमेंट है, जेल है, कारावास है, या तो 1 करोड़ का पेनाल्टी है, या तो दोनों। जो लोग उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को 2 इयर्स का इंप्रिजनमेंट है, जेल है, या तो 50 लाख का पेनाल्टी है, या तो दोनों। और अगर देखा जाए कि ऐसे लोग दोबारा पकड़े जाएं, एक बार वो जेल जाके आ गए लेकिन मनी है, बहुत ज्यादा मनी इन्वॉल्व है, इलीगल तरीके से इस काम को वो दोबारा करते हैं, प्लेटफॉर्म दोबारा बना लेते हैं, दोबारा एडवर्टीजमेंट में पाए जाते हैं, तो ऐसे लोगों को 5 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट का वो प्रावधान है, और उसके साथ साथ 2 करोड़ का पेनाल्टी का प्रावधान है। तो इस पे हैवी पेनाल्टीज वगैरह हैं। इससे सशक्तिकरण मिलेगा, लोगों के अंदर डर पैदा होगा कि वो लोग ऐसे गेम्स को प्रमोट करना या फिर उसको फैसिलिटेट करना बंद कर दें। कारपोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल लायबिलिटी, निगम और संस्थागत
दायित्व क्या है इसके। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कंपनियों और उनके अधिकारियों को अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। जो भी कंपनी है, जो भी उनके अधिकारी हैं, जो लोग इसमें लिप्त पाए जाएंगे, उन्हीं को उनका जवाबदार भी ठहराया जाएगा। और स्वतंत्र निर्देशों को, गैर कार्यकारी निर्देशों को, जो दिन प्रतिदिन के निर्णयों में शामिल नहीं होते हैं, को दंडित किया जाएगा। यदि वे ये देख सकते हैं कि उनके उचित परिश्रम किया है और उचित परिश्रम करने के बाद भी ये चीजें नहीं हो पाई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अथॉरिटी बनाई गई किसी इंस्टीट्यूशन को अथॉरिटी बनाई गई और उस इंस्टीट्यूशन को यह बात सौंप दी गई कि आप जिम्मेदार हैं इसको रेगुलेट करने के लिए। और यह देखा जा रहा है कि उसने मनी गेम में क्लासिफाई न किया इन फेवर ऑफ करप्शन, इन फेवर ऑफ ब्राइवरी और एनीथिंग कैन बी मोटिवेशन। इस केस में उनके ऊपर जो भी रेगुलेशन बनाए जाएंगे वो उसके लिए वो इंस्टीट्यूशन खुद ही जिम्मेदार होगी। इसके लिए किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को नहीं ठहराया जाएगा, जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। जो कॉरपोरेट है, जो लोग उस गेम को फैसिलिटेट करा रहे थे या जिनका उस गेम को फैसिलिटेट कराने में, उसको फैसिलिटीज देने में योगदान था, वो भी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके प्रमोशन को रोकने में और इसको रेगुलेट करने में। पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्समेंट, जांच और प्रवर्तन की क्या शक्तियां दी गई हैं। तो इसके लिए जो अथॉरिटी बनाई जाएगी, अथॉरिटी के द्वारा दिए गए कमीशन्ड ऑफिसर के पास ऑटोनोमस पावर होंगे, वो बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। और जब कोई आदमी एक बार बिना वारंट के गिरफ्तार हो जाएगा तो उसका जमानत नहीं मिलेगा। जमानत नहीं मिलेगा तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वह निर्दोष साबित न हो जाए। तो ये शक्तियां हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को किसी वारंट की जरूरत नहीं है। उस वारंट की जरूरत न होने के साथ वह आसानी से क्या कर सकता है, किसी भी जो ऑनलाइन बेटिंग गेम्स में या फिर ऑनलाइन मनी गेम्स में कोई भी प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व है, उसको आसानी से क्या कर सकता है, इंट्रोगेशन के लिए बुक कर सकता है, चार्ज कर सकता है, उसे उठा करके पुलिस स्टेशन ला सकता है। जांच में अगर वो देखता है कि वो आदमी संलिग्ध है तो उसको जेल भी हो सकती है करंट टाइम्स के लिए और उसको जमानत नहीं मिलेगी। रूल मेकिंग पावर्स, ये सारे जो हैं वो गेम अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास हैं। ये पावर जो है वो गेम अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। इसके लिए इसको एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाएगा, ये अपना डिसीजन स्वयं लेंगे। इस पे कोई रेगुलेशन होगा तो चेक एंड बैलेंस के फॉर्म में होगा, वो जुडिशरी करेगी, नहीं तो ये अपने डिसीजंस लेने के लिए स्वतंत्र है। अब इस एक्ट के आ जाने से समाज को क्या फायदा मिलेगा? तो पहली बात कि हम एक क्रिएटिव इकोनॉमी डेवलप कर लेंगे। क्रिएटिव इकोनॉमी का मतलब ये है एक ऐसा इकोनॉमी जहां पे डिजिटली कोई फ्रॉड ना किया जा सके, एक ऐसा इकोनॉमी जहां पे हम मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादा करने की संभावना न हो। हमारे पास डिजिटल एक्टिविटीज पे भी क्या हो, रेगुलेशन हो। हमारे पास डिजिटल थ्रेट से भी लड़ने के लिए क्षमता हो। दूसरी बात कि हम युवाओं को सशक्त बनाएंगे। जहां हमारे युवा बेटिंग गेम्स की लत में फंस करके एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे, सुसाइड कमिट कर रहे थे, वहां हम युवाओं के लिए एक सामाजिक और शैक्षणिक गेम की व्यवस्था करेंगे, जिसको खेलने के बाद युवाओं के अंदर कौशल का विकास होगा, उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, उनकी सामाजिक सोच परख बढ़ेगी, जिससे कि उनका क्या होगा, बेटरमेंट होगा, उनको सशक्तिकरण महसूस होगा। एक सुनिश्चित डिजिटल वातावरण, जिस डिजिटल दुनिया में हम लोग किसी भी प्रकार के क्राइम न कर सके, अगर हम लोग क्राइम कर भी रहे हैं तो उस पर हम लोग एक
आई हॉक रखेंगे, आंख रखेंगे, वो नजर किसका होगा? ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का होगा। इसके साथ साथ हम लोग वैश्विक नेतृत्व को भी सशक्त बनाएंगे, स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल लीडरशिप। कैसे? क्योंकि मैक्सिमम देशों में देखें, फॉर एग्जांपल यूके में देखें तो वहां पे भी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी है, यूएसए जैसे कंट्री में भी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी है, चाइना में हम लोग बेटिंग को प्रमोट नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे बेटिंग को प्रमोट नहीं किया जाता है, बट जहाँ पे किया जाता है वहाँ पे प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, उसके देख रेख में सारी चीजें की जाती है। तो अगर हम लोग इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने वहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे गेम्स को लेके आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि इससे विदेशी कंपनियों के गेम्स भी भारत में आएंगे और इससे क्या होगा? वैश्विक तरीके से, ग्लोबल तरीके से हम लीडरशिप करने में मजबूत बनेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे जो भी गेम्स वगैरह खेले जा रहे होंगे, उन सब चीजों को भी हमारे यहाँ की यूथ सीख और समझ पाएगी। इसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। निगेटिव इम्पैक्ट्स ये है कि लगभग 3.7 बिलियन का ऑनलाइन मनी गेम का इकोनॉमी था। ये ऑनलाइन मनी गेम का जो इकोनॉमी था वो लगभग 3.7 बिलियन का था, और 3.7 बिलियन से हमें 18% जीएसटी मिलता था। हमें एक रेवेन्यू मिलता था, एक बड़े अमाउंट में रेवेन्यू मिलता था, लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिलता था। ये सब अचानक से खत्म होने की वजह से ये रेवेन्यू को हम लोग गंवा देंगे और 2 लाख रुपए को हम लोग गंवा देंगे, 2 लाख रोजगार को हम लोग गंवा देंगे। लेकिन यह नेगेटिव इम्पैक्ट उस पॉजिटिव इम्पैक्ट के सामने बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा हमारा लॉस है। जब भी हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि जब हमारा कॉस्ट कम हो, बेनिफिट अधिक हो, ऐसी पॉलिसी समाज के लिए अच्छी सिद्ध होती हैं, फ्रूटफुल सिद्ध होती हैं। तो हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ हम लोग 3.7 बिलियन को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ऐसी इकोनॉमी को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग 2 लाख लोगों को जिनको रोजगार मिला है उनको रोजगार से हटा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम लोग अपने युवाओं को बचा रहे हैं, उनके अंदर कौशल का विकास कर रहे हैं जिससे कि वह दूसरे रोजगार खोज सके। उनके अंदर हम लोग उन अवसादों को हटा रहे हैं, उन एंजाइटी डिप्रेशन को हटा रहे हैं, आत्महत्या करने वाले कारणों को हटा रहे हैं, जिससे लाखों परिवार खुश होंगे, वो अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहे होंगे। आज से पहले बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इसको रोकने के लिए, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था। इसका प्रावधान ये था, इसके थ्रू हम लोगों ने देखा था कि आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड रिलेटेबल रूल्स में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनी से संबंध रखता है तो उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, साइबर डिपार्टमेंट में उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, ऑनलाइन अथॉरिटीज में उसको, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन इससे हम लोगों ने गेम को बाहर रखा था। दूसरा है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2070। इसमें भी हम लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को डिजिटलाइज करने की बात किए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें भी हम लोगों ने देखा ऑनलाइन जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे थे उन ट्रांजैक्शंस को डिजिटलाइज करने की कोशिश की गई। इसमें हम लोगों ने इलीगल जो भी ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स थे उसको रेगुलेट किया। उस पे हम लोगों ने टैक्स लेने के लिए, मतलब जीएसटी का जब फोरम आया उसमें कहा गया कि ऑनलाइन जो भी बेटिंग गेम्स होंगे, ऑनलाइन बेटिंग गेम्स होंगे
उस पर जीएसटी चार्ज होगा। इसके लिए हम लोगों ने मनी गेम्स को रेगुलेट करना शुरू किया, लेकिन इस रेगुलेशन में हम लोग बहुत सारे मनी गेम्स को नहीं रजिस्टर कर पाए, क्योंकि हमारे पास एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी नहीं थी। हम डिसाइड नहीं कर पाते कौन सा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, कौन सा नहीं है, और हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होने की वजह से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन गए जो प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के नज़र में आए ही नहीं, लेकिन कंज्यूमर्स के नज़र में थे। जो लोग बेटिंग करने वाले थे उनके नज़र में थे, वो लोग उससे इलीगल ट्रांजैक्शन करते थे और वो ट्रांजेक्टेड मनी कहीं पर भी यूटिलाइज हो रही थी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम लोगों ने एडवाइजरी जारी किया सेलिब्रिटीज को। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 2019 में हम लोगों ने एडवाइजरी जारी किया उन सेलिब्रिटीज को जो सेलिब्रिटीज हम नशे वाले प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे थे, गेमिंग वाले प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे थे, मॉनेटरी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे थे, उनको हम लोगों ने एक एडवाइजरी जारी किया कि वो लोग सिर्फ रियलिस्टिक चीजों को प्रमोट करें, अतिशयोक्ति वाले सब सामानों का प्रमोशन ना करें। तो ये भी इसी क्रम में एक वो था। फिर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता में हम लोग देखते हैं कि इसमें सेक्शन 111 बनाया गया जो कि पेनल्टाइज कर दिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड साइबर क्राइम को। जो भी अनलॉफुल चीजें थी, जो भी अनलॉफुल चीजें थी उनको क्या कर दिया, इसने हटा दिया। उसमें कहा गया कि जो भी अनलॉफुल चीजें हैं वो सेक्शन 111 के थ्रू पेनल्टाइज हो जाएंगी। दूसरी बात, सेक्शन 112 इसमें प्रिस्क्राइब करता है कि अगर कोई भी अफेंडर है जो ऑनलाइन गैम्बलिंग करता है, बेटिंग करता है, उसको अगर ऑनलाइन गैम्बलिंग में इन्वॉल्व है या फिर बेटिंग में इन्वॉल्व है, फेस टू फेस या फिर बिना फेस के, तो उसको मिनिमम 1 साल की सजा होगी और उसकी तर्कसंगत को देखते हुए इस सजा को 7 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। कंक्लूजन यही, मतलब लास्ट में हम लोग निष्कर्ष को देखते हुए, निष्कर्ष को देखेंगे तो यही निष्कर्ष निकल के आएगा कि जो भी ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन विधेयक है 2025 का, वो भारत की डिजिटल यात्रा में एक निर्णायक कदम है। निर्णायक डिसीजन फुल स्टेप इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग देख रहे थे कि 3.7 बिलियन रुपीज इन्वॉल्व थे और उसका कोई रेगुलेशन नहीं था। रेगुलेशन ना होने की वजह से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी वो भी इसका इस्तेमाल कर रही थी, लोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल कर रहे थे और कॉमन पीपल भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो अचानक से अगर हम लोग किसी अफेंडिंग पर्सन को पकड़ा जाए तो हो सकता है कि एक कॉमन पीपल फंस सकता है, या फिर हो सकता है कि हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पीछे भागें और उसमें लाखों लोगों का ट्रेल जुड़ा हो, वो सब कॉमन पीपल्स हैं। तो गवर्नमेंट डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही थी। अब रेगुलेशन अथॉरिटीज के थ्रू पूरे के पूरे सारे गेम्स को खेलने से पहले आपका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी सही एज, सही जानकारी और सही एड्रेस गवर्नमेंट के पास होगी। तो आप जो भी चीजों का ट्रांजैक्शन करेंगे, अपने ज्ञान का, अपने स्किल का, या फिर वहां से मनी को अवेल करेंगे, तो वो सारे रिकॉर्ड्स किसके पास होंगे, गवर्नमेंट के पास होंगे। और ये मनी यूनिलेटरल होगा, जो प्लेटफॉर्म है वही प्रोवाइड कराएगा, या फिर लोग नॉमिनल फीस भर सकते हैं पार्टिसिपेशन का, बट वो लोग उसमें मतलब कंटेस्टेंट्स नहीं होंगे। उस नॉमिनल फीस आपके स्किल के ऊपर डेवलप होगी, जैसे आप फॉर्म्स वगैरह भरते हैं। यह बिना नियमन वाले पैसों के खेलों के खतरों को पहचानता है और नागरिकों को शिक्षा के लिए ठोस प्रावधान करता है। ये भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ई स्पोर्ट्स और शैक्षणिक खेलों को भी स्थान दिया गया है। कौशल और रचनात्मक विकसित करने वाले नवाचार को भी, मतलब रिसर्च एंड इनोवेशंस की भी जिम्मेदारी है, जो कि एक कंप्लीट संतुलन बना देता है। हम लोग देखते हैं कि जब यह गेम आता है तो इस गेम से युवाओं को खाली समय में खेलने के लिए रोजगार परक स्पोर्ट्स देखने को मिलता है। उनके विचारों को, उनके व्यवहार को, उनके कौशल को, उनके क्या कहते हैं, मस्तिष्क को अपग्रेड करने जैसी कोई टूल्स मिलती है, जिससे कि वो अपने कौशल में का विकास कर पाते हैं।
साथ ही साथ यह वैश्विक डिजिटल नीतियों को आकार देने का भी नेतृत्व कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि तकनीकी समाज की सेवा करे, न कि उसे नुकसान पहुंचाए। ये सबसे अच्छी लाइन है। इसमें ये बात कही जा रही है कि इसका मेन मोटिवेशन ये है कि टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से सोशल वेलफेयर हो, लोगों को फायदा पहुंचे, लोगों का कल्याण हो, न कि उनका नुकसान हो। टेक्नोलॉजी के बढ़ने से वो डिप्रेशन में न जाए, वो एंजाइटी में न जाए, उससे उनका बेटरमेंट हो, उनके स्किल्स में अपग्रेडेशन आए। और कोई भी चीज जो उनके स्किल में अपग्रेड करती है, उनके बौद्धिक विकास को बढ़ाती है, वो समाज में बेनिफिट्स प्रदान करेगी। तो ये है पूरा का पूरा ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन विधेयक 2025। अब इससे संभावित प्रश्न कुछ पूछे जा सकते हैं, उस प्रश्नों की चिंता कर लेते हैं। इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि क्रिटिकली एग्जामिन हाउ द एक्ट बैलेंसेस इनोवेशंस एंड रेगुलेशन। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस तरीके से आलोचनात्मक रूप से जांच कीजिए कि यह अधिनियम नवाचार और विनियमन के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करता है। तो इसमें हम लोग आंसर में लिखेंगे कि एक तरफ यह क्या करता है, प्रमोट करता है कौन सा, ई स्पोर्ट्स को। ई स्पोर्ट्स में क्या होता है, कंटेंट डेवलपर्स की स्किल इन्हेंसमेंट होती है। जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो नेशन बिल्डिंग में लीडरशिप क्वालिटी को एनहेंस करते हैं, कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन की भावना को जनरेट कराता है, जो कि क्या है, अपने आप में एक रिसर्च का सब्जेक्ट है। रिसर्च ओरिएंटेड भी गेम्स होते हैं, जैसे चेस के मोमेंट्स वगैरह होते हैं, चेस वगैरह सब चीजें इस पे आती हैं। और उस कंटेंट को डेवलप करने के लिए एक प्रॉपर अथॉरिटी है, पूरी टीम है। वो टीम रेगुलेटेड वे में आपके ब्रेन को इन्हेंस करेगी, आपके एज स्ट्रक्चर को देखते हुए कि किस एज में कितना विकास किया जा सकता है। तो एक रेगुलेशन के साथ एक इनोवेशन का ये चांस है हमारे सोसाइटी में। दूसरी बात कि हम लोग मनी गेम्स, सारे जो भी गेम्स हैं जो कि आपको भावनात्मक रूप से भी और वित्तीय रूप से भी और भौतिक रूप से भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस पर एक रोकथाम किया जाएगा, उसको रेगुलेट किया जाएगा और साथ साथ में आपके बौद्धिक का भी विकास होगा। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर सेंट्रल रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। तो आप लोगों को जैसे सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन के अप्रोच में देखा गया, तो जो ऑनलाइन गेमिंग का सब्जेक्ट है, जो गेम का सब्जेक्ट है, वो स्टेट का है। स्टेट्स ने अलग अलग रेगुलेशंस लगाए थे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि इस पे कोई डिबेट नहीं हुआ। कारण ये था कि यह एक नेशनल इशू था। अचानक से यह डिजिटल वे में एक नेशनल थ्रेट बना हुआ था, जिसके लिए ये स्टेट के सब्जेक्ट में होते हुए भी यूनियन ने इस पे फैसला किया। इवेलुएट द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ बैनिंग ऑनलाइन मनी गेम्स। तो इसको तो हम लोगों ने काफी डिटेल में जब बिल पढ़ रहे थे तो डिस्कस किए ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले करंट अफेयर सेशन के साथ।